ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर प्रीवियस लेक्चर का आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो रेज हैंड कर लें, क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज फिर हम चैप्टर नंबर 7 जो है वो शुरू करते हैं। कोई भी पास्ट लेक्चर का कोई क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड कर लें। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? जी मोहम्मद, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? मोहम्मद बिन ज़िया। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एग्रीगेट सप्लाई इज इंक्रीज्ड, इसके फैक्टर्स सर जरा बता दें सर। एग्रीगेट सप्लाई अगर तो शिफ्ट करनी है तो फिर तो आपके फैक्टर्स हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इंटरेस्ट रेट है, फिर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है, प्रोडक्टिविटी है, लॉन्ग रन में रिसोर्सेज का इंप्रूव होना है। लेकिन अगर आप सिर्फ आप कह लेंगे सिर्फ प्राइस फैक्टर को अलोंग द लाइन लेना चाहते हैं तो फिर ओनली प्राइस लेवल है। यानी सिंपल सप्लाई लाइन पॉजिटिवली स्लोप्ड है, एग्रीगेट सप्लाई इन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, और वो प्राइस की वजह से अपवर्ड मूव करती है अलोंग द कर्व। लेकिन प्राइस अगर कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सबसे मेन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की कॉस्ट, उसमें आप वेजेस कह सकते हैं, कैपिटल की कॉस्ट में इंटरेस्ट पेमेंट हो सकती है, फिर जो रॉ मटेरियल वगैरह है उसकी कॉस्ट है, टैक्सेशन ये बहुत बड़ा फैक्टर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। जी अली बाजवा, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? सर मेरा ना ये प्रीवियस टॉपिक से एक क्वेश्चन है। जी सर बताएं। ये एनएन करने के लिए सर क्या आपकी बच्चे कट रही है, डेप्रिसिएशन माइनस की है सर, आपकी इसका जरा वॉइस बहुत बता कट दें। रही है। एनएनपी क्या कह रहे हैं? आपकी वॉइस बहुत बार कट रही है। सर ये जीएन इसमें कैपिटल डेप्रिसिएशन माइनस की है, तो सर इसका जरा बता दें। देखिए कैपिटल डेप्रिसिएशन का मतलब असल में देखें सिंपल सेंस ये है कि जो हमारे पास बेसिक जीडीपी थी ना, उसमें हमारे पास 4 फैक्टर थे। सी कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट, फिर उसके आगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स। उसमें जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है ना कि 500 बिलियन, 1000 बिलियन, 2000 बिलियन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, उस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं ये ग्रॉस एक्सपेंडिचर है। इसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऐसा है जो मेंटेनेंस पे खर्च किया गया है, कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऐसा है जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, यानी जिसकी वजह से कंट्री में लेवल ऑफ कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। तो जब हम एनएनपी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होगी? टोटल इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट की गई है, डेप्रिसिएशन अलाउंस कह लें उसे, उसे डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट कह लें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर कह लें, वो माइनस कर दें तो बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट का फैक्टर बचेगा वो आपका फ्रेश इन्वेस्टमेंट है। जी सर क्लियर हो गया, शुक्रिया सर। जी हमाद, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये एक लाइन है, जरा एक्सप्लेन कर देना। जी केन्स बताएं। argued that at very low levels of output the aggregate supply curve would be flat because there is so much spare capacity for firms and increase in production will not lead to an increase in marginal cost। अब देखें ये यहाँ पे एक तो वर्ड कर लें, ये मार्जिनल नहीं एवरेज कर लें, एवरेज कॉस्ट। हाँ एवरेज कॉस्ट। अच्छा ओके, देन अब ये सेंस ये है, केन्स ये कहता है कि जब हम फुल पोटेंशियल से बहुत ज्यादा लोअर लेवल पे आउटपुट ले रहे हों, या दूसरे लफ्जों में आप कह लें कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसी रेट पे, उसी रिवार्ड पे, उसी कीमत पे मिल जाएंगे जिस पे वो करंटली आज अवेलेबल है। यानी आप मजीद लेबर चाहते हैं, आज के रेट पे ही आपको मिल जाएगी लेबर। आपके लेबर हायर करने से लेबर की शॉर्टेज क्रिएट नहीं होनी कि लेबर महंगी हो जाएगी। इसी तरह लैंड भी आपको उसी रेट पे मिल जाएगी। यानी सादे लफ्जों में मतलब ये है कि अगर कल तक, मैं जस्ट एग्जांपल, मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं चेयर्स प्रोड्यूस करके बेचता हूं, अगर मैं कल तक 500 चेयर्स बनाता था, अब आज मैंने 800 चेयर्स प्रोड्यूस करनी है, तो 300 चेयर्स प्रोड्यूस करने के लिए मैं लेबर भी हायर करूंगा, कैपिटल भी, रॉ मटेरियल भी खरीदूंगा, लेकिन वो सारी की सारी मुझे उसी रेट पे मिल जाएगी जिस पे आज मिल रही है। यानी मेरे लिए एवरेज कॉस्ट तो वही रही। अगर कल तक मेरी एक चेयर जो है वो 500 रुपए में बनती थी, आज भी 500 की ही बन जाएगी। 1000 की बनती थी, आज भी 1000 की।
अब यहां से सारी क्लैरिफिकेशन का निचोड़ क्या निकलता है, केन्स के मुताबिक जब बेतहाशा अनएम्प्लॉयमेंट हो तो प्रोड्यूसर को आउटपुट इंक्रीज करते हुए एडिशनल एवरेज कॉस्ट फेस नहीं करनी पड़ती, या उसकी एवरेज कॉस्ट में इजाफा नहीं होता, वो उसी कॉस्ट पे प्रोडक्शन बढ़ा सकता है अपनी। वर्ड क्लियरली नोट करें, टोटल कॉस्ट की बात नहीं हो रही, टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगी ही, एवरेज कॉस्ट कि जिस कॉस्ट पे कल आप प्रोडक्ट बना रहे थे आज भी उसी पे बन रहा है। अच्छा, अब इससे होता क्या है, मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं अगर मजीद चेयर्स प्रोड्यूस करूं और मेरी एवरेज कॉस्ट वही रहनी है तो मुझे ये भी परेशानी नहीं है कि ये ज्यादा कीमत पे बिकेगी या उसी कीमत पे बाजार में बिकेगी। मेरे लिए उसी कीमत पे भी बिक जाए, मेरी कौन सा कॉस्ट बढ़ी है। मार्केट में सिर्फ डिमांड बढ़ जाए, मैं रेडी हूं, मैं प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा, क्योंकि बाजार में मेरी चेयर की कीमत भी वही है, मेरे रॉ मटेरियल का खर्चा भी वही है, मेरी कॉस्ट भी वही है, तो ठीक है, जो प्रॉफिट मैं पहले जनरेट कर रहा था मैं उसी प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली सेल करता रहूंगा। तो केन सेज दैट कि ये जो स्टार्टिंग एरिया है एग्रीगेट सप्लाई कर्व का, ये हॉरिजेंटल हो जाता है, यानी अब प्राइस ना भी इंक्रीज हो तो आउटपुट बढ़ सकता है, लेकिन ये एक खास सिचुएशन तक चलेगा जब लैंड लेबर कैपिटल की शॉर्टेज हो जाए, तो फिर आगे चल के वो कहता है जी सप्लाई लाइन पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव का मतलब उस हिस्से में प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाएगा, वरना नहीं बढ़ाएगा। क्यों भाई, वो प्राइस बढ़ने का इंतजार क्यों कर रहा है, क्योंकि जब उस हिस्से में वो प्रोडक्शन बढ़ाता है तो उसकी एवरेज कॉस्ट बढ़ती है। तो दिस इज द सेंस कि फ्लैटर क्यों है और पॉजिटिव क्यों है। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में बेसिकली हमारे 3 टॉपिक हैं, इन तीनों में आप कह लें 2-2 3-3 क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल भी आ जाता है, कभी कभार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, दोनों तरह के पास्ट में आए भी हुए हैं। तो 3 टॉपिक होंगे मेन, कंजम्पशन, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, कंजम्पशन का ग्राफ कैसे बनता है, कंजम्पशन और नेशनल इनकम में रिलेशनशिप क्या है, फिर इसी तरह से दूसरा टॉपिक सेविंग, सेविंग क्या होती है, उसका ग्राफ क्या है, सेविंग और नेशनल इनकम का आपस में क्या रिलेशन है, और फिर तीसरे नंबर पे इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट और नेशनल इनकम का क्या लिंक है, और इन तीनों को फिर हम कंबाइनली भी एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी इकोनॉमी में ये किस तरह से वर्क करते हैं। ओके जी, देन फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंजम्पशन इन द इकोनॉमी। देखें आप एक तरह से ये समझ लें कि ये जो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 है, ये 2 चैप्टर बेसिकली चैप्टर नंबर 6 की एक्सटेंशन है। जो चीज हमने चैप्टर नंबर 6 में ओवरऑल व्यू में समझी, हमने जीडीपी या नेशनल इनकम या एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट की, और उस जीडीपी, नेशनल इनकम या एग्रीगेट डिमांड को हमने कहा जी कि उसके 4 मेन कंपोनेंट हैं, सी है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, और उसके बाद फिर एक्सपोर्ट्स हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर 6 और 7 है, इसमें हम कंजम्पशन को समझने जा रहे हैं अलहदा से, इन्वेस्टमेंट को अलहदा से समझेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को अलहदा से समझेंगे, फिर जो आपका एक्स और एम है ये आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 जो होगा, यानी कि हम ये 3 फैक्टर यहां डिस्कस कर लेंगे, और जो चौथा फैक्टर है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का, ये फिर आपके लास्ट चैप्टर में डिस्कस होगा। बेसिकली हम करने ये जा रहे हैं कि ओवरऑल तो हमने समझ लिया जी कि किसी भी कंट्री की टोटल डिमांड कैसे क्रिएट होती है, कंज्यूमर्स यानी पब्लिक पैसा खर्च करती है, डिमांड क्रिएट करती है, इन्वेस्टर्स कारोबारी तबका वो पैसा खर्च करता है और डिमांड क्रिएट करता है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, डिमांड क्रिएट करती है, और एक्सपोर्ट होती हैं हमारी, यानी फॉरेनर्स हमसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वो पैसा खर्च करते हैं और उसकी वजह से डिमांड क्रिएट होती है। तो एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स। अब इन चारों को हम 1 बाय 1 करने जा रहे हैं। ओके, यानी अब हम डिटेल में समझना चाहते हैं कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन का नेशनल इनकम से लिंक क्या बनता है, कंजम्पशन के फैक्टर कौन से हैं, कब हमारी पब्लिक जो है वो पैसा खर्च करना बढ़ा देगी, कब अचानक पब्लिक जो है वो कम कर देगी। एक कॉमन पॉइंट तो सबको ही पता है, नेशनल इनकम मेन फैक्टर है, वो हमने कई एग्जाम्पल में भी किया कि जब लोगों का इनकम लेवल बढ़ता है तो साफ जाहिर है पब्लिक ज्यादा पैसा खर्च करती है, मैं ज्यादा कमाऊंगा, ज्यादा खर्च करूंगा। मेरा इनकम लेवल डाउन आ जाए, जॉब खत्म हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाए, तो मैं कंज्यूम भी कम कर दूंगा। तो नेशनल इनकम को तो हम एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा कंजम्पशन के पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं, कब जो है हमारी अवाम अपनी जरूरियात पे ज्यादा पैसा खर्च करती है, कब कम करती है, क्या स्ट्रक्चर है। ओके जी, स्टार्टिंग पॉइंट, वी विल डिस्कस ऑल 3 वेरिएबल्स, कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअली। हम इन तीनों को अलग-अलग से डिस्कस करेंगे और फिर कंबाइन भी होगा।
ओके, फर्स्ट वेरिएबल कंजम्पशन क्या है? जनरली कंजम्पशन का मतलब, लफ्ज कंजम्पशन का मीनिंग हम पहले भी कर चुके हैं. Each household has an income with which it can choose either to spend on goods and services immediately or to choose not to spend in the current period. देखिए मेरी इनकम है, अगर मैं सालाना इनकम की, एनुअल इनकम की, क्योंकि जीडीपी, नेशनल इनकम सब कुछ एनुअल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपके माइंड में एनुअल इनकम ही आनी चाहिए. अब एक इंडिविजुअल की एक एनुअल इनकम है, मसलन 10 लाख रुपए मेरी एनुअल इनकम है. अब इस 10 लाख में से कितना मैं इसी साल खर्च कर दूंगा और कितना मैं इसमें से स्पेयर कर लूंगा, इस पे डिवीजन हो रही है. अपनी आमदन का जो हिस्सा मैं अपनी जरूरियात पे इस साल खर्च कर दूंगा, दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड कंजम्पशन. और बाकी जो मैं बचा लूंगा कि ये अभी मैंने खर्च नहीं करना, मैं अगले साल, 5 साल बाद, 10 साल बाद कब खर्च करूंगा, कम से कम इस साल की इनकम में मैंने खर्च नहीं किया, उसको हम कहते हैं सेविंग. ओके जी. इन मैक्रो इकोनॉमिक्स कंजम्पशन इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज स्पेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स. इसी तरह से आप पूरे 22 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन में गेस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, गेस तो नहीं, कैलकुलेट करती है गवर्नमेंट कि हमारी टोटल इस साल की नेशनल इनकम थी, जैसे हमने एग्जांपल ली जी 37,000 बिलियन, जीडीपी ऑफ द पाकिस्तान, एग्रीगेट डिमांड फॉर पाकिस्तान 37,000 बिलियन. उसमें से कितनी कंजम्पशन है? फॉर एग्जांपल 7,000 बिलियन हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, 15,000 बिलियन हो सकती है. आमतौर पे आप ये समझ लें कि टोटल जो 37,000 बिलियन एग्रीगेट डिमांड या जीडीपी है हमारे कंट्री की, उसका सबसे बड़ा हिस्सा आमतौर पे कंजम्पशन होता है. बाकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट जो है, वो बाकी तीनों हिस्से जो है कंपैरेटिवली स्मॉलर होते हैं. आप ये कह सकते हैं 37,000 बिलियन में से शायद मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे, मेरे पास इस वक्त एक्यूरेट मुझे जो है वो याद नहीं है डिवीजन, लेकिन रफली आप कह लें कि शायद 20,000 बिलियन हमारी कंट्री की टोटल कंजम्पशन होगी, शायद 5,000 बिलियन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, शायद 4,000 बिलियन गवर्नमेंट का तो लास्ट ईयर का था 1,000 बिलियन. ओके, हम यहाँ 1 नहीं कर लेते हैं, 1,000 बिलियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, और बाकी आप कह लें जी फॉर एग्जांपल ये 26 और 11,000 बिलियन लेट अज्यूम हमारी एक्सपोर्ट्स है. तो अगर आप देखें कंपैरेटिवली, तो इन तीनों के मुकाबले में कंजम्पशन फैक्टर सबसे बड़ा होता है. यानी एग्रीगेट डिमांड में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की, अवाम की तरफ से आता है कि हम आप लोग जो अपनी जरूरियात पे पैसा खर्च करते हैं. एंड द रिमेनिंग अनस्पेंट इनकम इज नोन एज सेविंग. हम अपनी नेशनल इनकम का जो हिस्सा इस साल स्पेंड नहीं करेंगे उसे सेविंग कहा जाएगा. डेफिनेशन के तौर पे प्रॉपर अगर आपको कहा जाता है 2 मार्क्स की डेफिनेशन, डिफाइन कंजम्पशन, जस्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. टोटल स्पेंडिंग मेड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर एट ए गिवन लेवल ऑफ नेशनल इनकम. करंट नेशनल इनकम पे या गिवन नेशनल इनकम पे हमारा हाउस होल्ड सेक्टर कितना पैसा स्पेंड कर देता है अपनी जरूरियात पे, दैट अमाउंट इज कॉल्ड कंजम्पशन इन द इकोनॉमी. मैथमेटिकली वी कैन से दैट कि नेशनल इनकम इज ऑलवेज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. यानी हमारी नेशनल इनकम 2 हिस्सों में जाएगी, या हम कंज्यूम कर देंगे या हम सेव कर लेंगे जो इनकम हम जनरेट करते हैं. मैथमेटिकली आपको 1 आध नंबर का, 2 नंबर का एमसीक्यूज दिया जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन. आपको सी और एस दे देते हैं कि वाई कैलकुलेट कर दें. ओके, आपको वो रिवर्स सिनारियो दे देता है, वो वाई और एस की वैल्यू दे देता है. हमारी नेशनल इनकम 37,000 बिलियन है जी, और हमारी सेविंग जो है जी वो 14,000 बिलियन है. फॉर एग्जांपल व्हाट इज द कंजम्पशन, y में से s माइनस कर दें, c आ जाएगा, या आपको y और c दे दिया जाए और उसमें से s कैलकुलेट करवा लिया जाए. तो ये तो था इंट्रोडक्शन. कंजम्पशन फंक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन 2 मार्क्स का जस्ट, या ये इक्वेशन एमसीक्यूज में आ जाती है अक्सर. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट प्रॉपर क्वेश्चन, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में भी आया हुआ है. केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन. केन्स का एक साइकोलॉजिकल लॉ है दुनिया के तमाम कंट्रीज जनरल कंजम्पशन के बारे में, कि लोगों का इनकम लेवल और कंजम्पशन को लेके बिहेवियर किस तरह का होता है. फॉर ऑल द इकोनॉमीज इट इज ट्रू. ओके जी. देन जनरल वर्डिंग उसकी क्या है, पहले जस्ट उसकी प्रॉपर वर्डिंग देखें. आप कह लें कि अगर वो साइकोलॉजिकल लॉ का क्वेश्चन जस्ट 2 मार्क्स का दे दें, डिफाइन साइकोलॉजिकल लॉ, तो ये डेफिनेशन है. लेकिन अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इस डेफिनेशन के साथ 4 इंप्लीकेशंस हैं. यानी केन्स के लॉ से हम क्या नताइज, रिजल्ट्स निकालते हैं. तो अगर वो कहता है जी केन्स साइकोलॉजिकल लॉ को एक्सप्लेन कर दें, 5 नंबर का क्वेश्चन, तो डेफिनेशन प्लस इंप्लीकेशन दोनों बातें आप लिखेंगे, इसमें ग्राफ नहीं है. ओके, पीपल इंक्रीज देयर कंजम्पशन एज देयर इनकम इंक्रीजेस. 2 स्टेटमेंट्स हैं, या आप कह लें कि टोटल स्टेटमेंट के 2 हिस्से हैं. पहला हिस्सा, एज
इनकम इंक्रीजेस, पीपल इंक्रीज देयर कंजम्पशन। जब लोगों का इनकम लेवल बढ़ता है, लोग अपनी कंजम्पशन इंक्रीज कर देते हैं। यहां तक तो कॉमन बात है, हमें भी समझ आती है। दूसरा हिस्सा देखें, बट नॉट बाई एज मच एज देयर इनकम इंक्रीजेस। लेकिन कंजम्पशन में इजाफा उतना नहीं होता जितना इजाफा इनकम में हुआ है, उससे कम होता है। अब इस बात को समझे, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेट अज्यूम पाकिस्तान, हमारी नेशनल इनकम जो है वो 10,000 है। हम कहते हैं जी इनकम ऑफ द कंट्री वाई 10,000, कंजम्पशन ऑफ द कंट्री फर्ज कर लें इसमें से लोग 7,000 बिलियन जो है वो खर्च कर देते हैं। इनकम 10,000 बिलियन, कंजम्पशन 7,000 बिलियन। केन्स कहता है कि अगर हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाए, हमारी इनकम 10 से 15,000 बिलियन पे आ जाए, इनकम में इजाफा हो गया। अगर आप डेल्टा वाई कैलकुलेट करें तो इनकम में इजाफा कितना हुआ है जी? 5,000 बिलियन का इजाफा हो गया है। चेंज इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम 5,000 बिलियन बढ़ गई है। केन्स ये कहता है कि इट इज गारंटीड, कुछ भी हो जाए, अगर हमारी इनकम बढ़ी है तो कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। 7,000 बिलियन पे ये नहीं रुक सकती। ये 7 से 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, ये अलग बात है। लेकिन केन्स कहता है जी ये इंक्रीज होगी। एक गारंटी तो ये है कि ये लाजमी इंक्रीज होगी, लेकिन इसमें जो इजाफा है वो कभी भी इतना नहीं होगा जितना नेशनल इनकम में इजाफा है। यानी आप ये कह लें कि केन्स के मुताबिक ये इम्पॉसिबल है कि हमारी इनकम 15,000 पे आ जाए और हमारी नेशनल इनकम 7,000 पर, हमारी कंजम्पशन 7,000 पर ही रुकी रहे। ये भी पॉसिबल नहीं है। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन ने लाजमी बढ़ना है। और अकॉर्डिंग टू केन्स ये भी पॉसिबल नहीं है कि हमारी इनकम 10 से 15,000 पे जाए और हमारी कंजम्पशन 7 से 12,000 पे आ जाए। ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? केन्स ये कहता है कि इनकम में इजाफा जो है वो कंजम्पशन के इजाफे से ज्यादा होता है, या रिवर्स वर्डिंग कि पब्लिक कंजम्पशन में इजाफा कभी भी उतना नहीं करती जितना इनकम में इजाफा हुआ है, उससे कम करती है। यानी हमारी कंजम्पशन 7,000 से जरूर बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, 12,000 तक नहीं जाएगी, 8,000 पे चली जाए, 9 पे चली जाए, 10 पे चली जाए, 11, 11,500, 11,999 पे चली जाए, 12,000 नहीं जाएगी। अब यहां पे हम जस्ट एनी नंबर लिख लेते हैं जी, 9,000। ओके, अब देखें केन्स की दोनों बातें ट्रू हो गई। केन्स ने कहा जी कि अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। हमें नजर आ रहा है कंजम्पशन भी 2,000 बिलियन पहले से बढ़ गई, 7,000 थी, अब बढ़ के 9 हो गई। दूसरी बात उसने कहा कि कंजम्पशन का इजाफा, ये चेंज इन कंजम्पशन कितना है जी? 2,000 बिलियन। ये इजाफा कभी भी चेंज इन इनकम के बराबर नहीं होगा। कंजम्पशन हमेशा नेशनल इनकम से कम बढ़ेगी। ये दो बातें उसकी मेन स्टेटमेंट में है। अब यहां से देखें, हम 4 रिजल्ट निकालते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट थिंग जो हम इससे रिजल्ट निकालते हैं, कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन नेशनल इनकम। पहली बात ये क्लियर हो गई, हमारे मुल्क में पब्लिक कितना पैसा खर्च करती है अपनी जरूरियात पे, ये डिपेंड करेगी लोगों के इनकम लेवल पे। अगर लोगों की इनकम बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, इनकम कम हुई, कंजम्पशन कम हो जाएगी। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस लॉ में है, बट द इंक्रीज इन कंजम्पशन विल बी लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। लेकिन कंजम्पशन में इजाफा इनकम के इजाफे से कम होगा। दोनों इजाफों को हम कंपेयर कर रहे हैं कि इनकम बढ़ने से कंजम्पशन ने भी बढ़ना है, लेकिन इनकम बढ़ी है 5,000 बिलियन, कंजम्पशन इससे कम बढ़ेगी, 4, 3, 2, 1 कोई भी बढ़ सकती है, लेकिन इनकम के इजाफे के मुकाबले में कंजम्पशन में इजाफा कंपैरेटिवली कम होगा। अब इसकी लॉजिक समझे। अकॉर्डिंग टू केन्स लोगों की साइकी, कंट्रीज की इकोनॉमीज की साइकी क्यों ऐसे है? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल लॉ। दिस इज बिकॉज एज बेसिक नेसेसिटीज आर फुलफिल्ड। केन्स ये कहता है कि ये इसलिए होता है कि लोग अपनी सारी एडिशनल इनकम क्यों खर्च नहीं कर देते, कि जैसे जैसे लोगों की बेसिक नेसेसिटीज पूरा होना शुरू हो जाती हैं, लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेव करना शुरू कर देते हैं। अब जब आप पूरी इकोनॉमी की, एक शख्स की तो बात है नहीं, एक शख्स की आप बात करें तो शायद आप कह दें जी कि एक शख्स की इनकम 15 से 20 पे गई, उस बेचारे ने वो 5,000 भी सारा ही खर्च कर दिया। कंजम्पशन लेवल तो हम पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं, तो पूरे कंट्री के लेवल पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिच हैं, उनकी बुनियादी जरूरियात तो पहले ही पूरी हो रही हैं। तो जब हम पूरी इकोनॉमी को देखते हैं कि टोटल इनकम में कितना इजाफा हुआ, कंजम्पशन में कितना हुआ, तो हमेशा रिजल्ट यही आता है कि कंजम्पशन का इजाफा इनकम के इजाफे से कम होता है। नतीजा मैथमेटिकली क्या निकलता है? दिस मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वर्ड नोट कर लें, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी कहते हैं रुझान को, मार्जिनल ईच नेक्स्ट, यानी लोगों का
हर अगले रुपए में से खर्च करने का रुझान कितना है। यानी अगर हमारी इनकम 5 रुपए बढ़ी तो लोग इसमें से कितना खर्च कर देंगे, 10 रुपए बढ़ी तो कितना खर्च कर देंगे, नेशनल इनकम 10 अरब रुपए बढ़ी तो उसमें से कितना खर्च कर देंगे। तो एमपीसी मींस दैट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अकॉर्डिंग टू केन्स ये हमेशा बिटवीन 0 एंड 1 रहेगी। बिटवीन 0 नहीं हो सकती, ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, इक्वल का साइन नहीं है नीचे। इसी तरह लेस देन 1 लिखा हुआ है, इक्वल का साइन नहीं डाला हुआ। यानी ना 1 हो सकती है एमपीसी। एमपीसी 1 होने का मतलब हमारी पब्लिक ने अपनी सारी एडिशनल इनकम भी खर्च कर दी, और एमपीसी 0 होने का मतलब कि हमारी पब्लिक ने अपनी एडिशनल इनकम में से 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। अकॉर्डिंग टू केन्स ये दोनों सूरतें मुमकिन नहीं है। एमपीसी 0 से ज्यादा होगी और 1 से लेस होगी। देन नेक्स्ट वर्डिंग, व्हाट इज नॉट स्पेंट इन कंजम्पशन इज सेव्ड। जो पैसा खर्च नहीं किया जाता उसे सेव कर लिया जाता है। और फाइनल रिजल्ट क्या है, एन इंक्रीज इन इनकम, यहां पे एन कर लेंगे, एन इंक्रीज इन इनकम विल ऑलवेज लीड टू एन इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड एज वेल एज इन सेविंग। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इनकम का बढ़ना दोनों चीजों को बढ़ा देगा, कंजम्पशन को भी पहले से ज्यादा कर देगा, सेविंग को भी। अगेन एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारी नेशनल इनकम वाई हम कहते हैं जी, लेट अज्यूम 10,000 है, कंजम्पशन 7,000 है। अभी हमने कहा कि इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दें तो बाकी सेविंग बचती है, यानी करंट सिचुएशन में सेविंग 3,000 बिलियन है। केन्स कहता है जब हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन ने बढ़ना है, 7,000 से बढ़ जाएगी लेकिन 12,000 से नीचे ही रहेगी। ओके, मसलन फॉर एग्जांपल जी ये 7,000 से बढ़ के 10,000 पे पहुंच जाती है। इनकम हमारी 10 से 15 पे गई है, कंजम्पशन 7 से 10 पे आ गई है, यानी अगले साल हमारी इनकम 15,000 है, हम उसमें से खर्च 10,000 करते हैं तो बाकी किधर जाता है, 5,000 सेविंग में चला जाता है। और रिजल्ट हमें क्या नजर आ रहा है कि जैसे कंजम्पशन पहले से बढ़ी है ऐसे ही सेविंग भी पहले से बढ़ गई है। तो सादे लफ्जों में रिजल्ट क्या है कि जब कंट्री में नेशनल इनकम बढ़ेगी तो इट इज गारंटीड कंजम्पशन ने भी बढ़ जाना है, सेविंग ने भी बढ़ जाना है। कितना बढ़ना है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो कल के लेक्चर में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल केन सेज दैट नेशनल इनकम और कंजम्पशन का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। वन थिंग, इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगी, इनकम कम होगी कंजम्पशन कम होगी। सेकंड थिंग, क्या इनकम का बढ़ना कंजम्पशन के बढ़ने से कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, और इसका मैथमेटिकल लिंक वो कहता है जी एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हमारी पब्लिक एडिशनल इनकम में से कितना पैसा खर्च करती है, तो उसको कहता है वो कि एमपीसी ना 0 हो सकती है, क्योंकि ये नहीं होगा कभी भी कि एडिशनल इनकम में से हमारी इकोनॉमी में 1 रुपया भी खर्च ना किया जाए, और ना ये होगा कि एमपीसी जो है वो 1 हो जाए कि हमारी इकोनॉमी सारी एडिशनल इनकम ही कंजम्पशन में ले जाए, ये दोनों काम नहीं होंगे। तो एमपीसी विल ऑलवेज रिमेन बिटवीन 0 एंड 1। ओके जी, देन नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है केनेजियन एनालिसिस ऑफ कंजम्पशन। इस क्वेश्चन के आप कह लें 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हैं, दोनों अंडरस्टैंड कर लें। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, एक्सप्लेन केनेजियन एनालिसिस ऑफ कंजम्पशन। केन्स ने कंजम्पशन का कैसे एनालिसिस किया है इसको एक्सप्लेन कर दें। ग्राफ भी बनेगा, एक्सप्लेनेशन भी होगी, कम से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का दूसरा स्टेटमेंट जो पेपर में आ सकता है, एक्सप्लेन कंजम्पशन फंक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की मदद से कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्लेन कर दे। वो आप वो केन्स का नाम नहीं ले रहा, लेकिन कंजम्पशन फंक्शन पे फोकस या एक्सप्लेनेशन ज्यादा की ही केन्स ने है, तो इसलिए वो केन्स का नाम ले या ना ले, वो विदाउट उस केन्स के नाम के कह दे जी कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दे दे, तो जो है वो अगेन एक ही आंसर है, सेम। ओके जी, अब इसकी वर्डिंग, इक्वेशन और ग्राफ तीनों चीजें समझें। ये मैंने स्लाइड्स में थोड़ा डिटेल में एक तरह से कर दिया है, यानी जो बुक में जितना कंप्लीट मटेरियल है तकरीबन वो सारा जो है इस टॉपिक में मौजूद है। ओके, जरा वर्डिंग देखें। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कंजम्पशन एंड इनकम बोथ आर पॉजिटिवली रिलेटेड। हम अभी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ कहता है कि इनकम लेवल और कंजम्पशन लेवल दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब he claimed that current real income या disposable income is the most important determinant of consumption। केन्स के नजदीक कंजम्पशन सबसे ज्यादा, और भी बहुत से फैक्टर हैं वो अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे, लेकिन कंजम्पशन कितनी होगी हमारी इकोनॉमी में इसका सबसे बड़ा और मेन फैक्टर है लोगों का रियल इनकम लेवल।
ही प्रपोज्ड अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। इस एक्सप्लेनेशन के लिए उसने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया। केन सेज दैट कि हम कितना कंज्यूम करेंगे। जैसे अभी हम एग्जांपल कर रहे थे कि हमने कहा जी इनकम कितनी है 10,000 बिलियन और कंजम्पशन हमने कहा जी कितनी है 7,000 बिलियन। केन्स कहता है कि हमारी कंजम्पशन 7,000 बिलियन है। इस 7,000 बिलियन के एक्चुअली दो हिस्से हैं। वो कहता है जी इसमें से एक फिक्स हिस्सा है 500 बिलियन, ये तो खर्च होना ही होना है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसके लिए वो वर्ड यूज करता है 500 बिलियन 600, ये कितना होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल कंजम्पशन के दो हिस्से हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन है यानी ये कंजम्पशन तो लाजमी होनी है। हमारी नेशनल इनकम जीरो भी कर दें तो 22 करोड़ लोगों ने जिंदा रहने के लिए कुछ तो खर्च करना है ना, एटलीस्ट मिनिमम सर्वाइवल के लिए एक टाइम का भी दिन का खाना हो तो वो कुछ खर्च करेंगे। मिनिमम स्पेंडिंग ऑन क्लोथ मेडिसिन, कम तरीन खर्च भी। वो कहता है जी कि हर कंट्री में कोई ना कोई मिनिमम कंजम्पशन लेवल है जो ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ नेशनल इनकम। इस 500 बिलियन का नेशनल इनकम से कोई तल्लक नहीं है, ये तो खर्च होना ही होना है। फिर वो कहता है जी दूसरा हिस्सा जो है इसमें बी वाई, बी स्टैंड्स फॉर एमपीसी। एमपीसी की वैल्यू वो कहता है जी 0 और 1 के दरमियान होगी, लेट अज्यूम 0.5 है, और इसके आगे फिर है जी ब्रैकेट में हमारी नेशनल इनकम। अगर हमारी नेशनल इनकम 10,000 बिलियन है तो इस 10,000 बिलियन में से लोग आधा खर्च कर देते हैं। 5,000 बिलियन इनकम में से खर्च होता है, मिनिमम ऑटोनोमस कंजम्पशन भी है हमारे पास, फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 5500 बिलियन। अगर हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है मजीद, फॉर एग्जांपल 12,000 बिलियन होती है तो 12 का आधा 0.5 6,000 बिलियन और जमा 500, यहां पे हमारे पास 6,500 बिलियन हो जाएगा। तो केन्स सेज दैट कि इस साल हमारे मुल्क में जो कंजम्पशन हुई है टोटल, उसके दो हिस्से हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन है और दूसरे नंबर पे वो कहता है कि नेशनल इनकम के लिंक से कंजम्पशन का हिस्सा है। जितना इनकम लेवल बढ़ता चला जाएगा कंजम्पशन बढ़ जाएगी, जितना इनकम लेवल कम होता चला जाएगा कंजम्पशन कम हो जाएगी। C is the total consumer spending, consumption. A is the autonomous consumption. This level of consumption would take place even if income is zero. यानी autonomous consumption का मतलब है नेशनल इनकम जीरो भी हो जाए तो ये कंजम्पशन लेवल जरूर रहेगा। Then B is the marginal propensity to consume. MPC की वैल्यू जो हमने कहा 1 और 0 के बिटवीन है वो B को रिप्लेस करेगी। और फाइनली वी कैन कैलकुलेट और Y is the real income of the country. इसी बात को जरा फर्दर अंडरस्टैंड करें, सेम इक्वेशन है, जरा और हम एक पॉइंट इसमें हाईलाइट कर रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट कंज्यूमर स्पेंडिंग विल अकर इवन इफ रियल डिस्पोजेबल इनकम इज जीरो। यानी हमें वो पूरी इक्वेशन ये बताती है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन वो हिस्सा है कि नेशनल इनकम जीरो भी हो जाए तो वो स्पेंड होगी। As there are basic necessities that all household have to consume, it is called autonomous consumption. क्योंकि साफ जाहिर है जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ वेरी वेरी बेसिक नेसेसिटीज मस्ट हैं, वो तो स्पेंडिंग होगी। दी एक्स्ट्रा कंजम्पशन, अच्छा उस मिनिमम कंजम्पशन के अलावा हमारी पब्लिक पैसा खर्च करेगी या नहीं करेगी, इट डिपेंड्स अपॉन नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम है तो खर्च करेगी, अगर नेशनल इनकम बढ़ेगी तो ज्यादा खर्च करेगी, नेशनल इनकम कम हो जाए तो कम खर्च करेगी। अब देखिए कंजम्पशन का ये जो दूसरा हिस्सा है ये इफेक्टेड बाय नेशनल इनकम है या इंड्यूस्ड बाय, इंड्यूस्ड का वर्ड लिखा हुआ है। इंड्यूस्ड का मतलब होता है कोई ऐसा फैक्टर जो किसी और की वजह से इफेक्टेड हो रहा हो। मसलन जैसे हम कह सकते हैं द सेल्स ऑफ विंटर क्लोथ इंड्यूस्ड बाय वेदर, यानी गर्म कपड़ों की सेल जो है कि कितनी सेलिंग हो रही है मार्केट में, इट विल बी इंड्यूस्ड बाय कोल्ड वेदर या विंटर, सर्दियों की वजह से इंड्यूस होती है। तो आप किसी थर्ड फैक्टर को जब लिंक करते हैं तो उसे आप इंड्यूस्ड कहते हैं। ओके, यहां पे इंड्यूस्ड कंजम्पशन का मतलब वो कंजम्पशन का हिस्सा जो नेशनल इनकम की वजह से वर्क कर रहा है। नेशनल इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, नेशनल इनकम कम होगी कंजम्पशन कम हो जाएगी। अब इन दोनों को मिलाकर ही केन्स ने वो इक्वेशन लिखी, C इज द टोटल कंजम्पशन या एग्रीगेट कंजम्पशन। जैसे हमने एग्जांपल लीजिए 7,000 बिलियन, इस 7,000 बिलियन में से केन्स कहता है कि कुछ कंजम्पशन तो वो है जो लाजमी होनी है, नेशनल इनकम जीरो कर दें, 5 करोड़ कर दे, 5,000 अरब कर दें, ये कंजम्पशन तो रहेगी और इसने इतना ही रहना है, ये मिनिमम कंजम्पशन लेवल है। फिर वो कहता है जी कि इस टोटल कंजम्पशन में दूसरा हिस्सा है जो इनकम की वजह से, Y इज अ सिंबल ऑफ नेशनल इनकम,
तो ये इनकम की वजह से स्पेंडिंग में आ रही है। अगर हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी तो ये वाला हिस्सा कंजम्पशन का बढ़ जाएगा, नेशनल इनकम कम होगी तो अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा। और फाइनली फिर हमारे पास जो कंजम्पशन का फैक्टर है वो भी अप एंड डाउन, यानी अगर नेशनल इनकम बढ़ जाए तो हमारी टोटल कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी, अगर हमारी नेशनल इनकम कम हो जाए तो हमारी टोटल कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। तो दिस इज द कंप्लीट सिनारियो और उसकी सेंस क्या है। देन नेक्स्ट वर्डिंग देखें। अब क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 5 से 6 नंबर का कॉमर्स क्वेश्चन है। मेन एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट कर ली, यही सारा मटेरियल बुक में मौजूद है। अब इसकी ग्राफिकल सेंस समझ लें। ओके जी, स्टार्टिंग पॉइंट, कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, या कनेजियन एनालिसिस ऑफ कंजम्पशन को ग्राफिकली एक्सप्लेन कर दें, एक ही बात है, इसी ग्राफ से एक्सप्लेन होगा। ओके जी, वाई एक्सिस पे हम कंजम्पशन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 बिलियन, 20 बिलियन, 30 बिलियन, 40, 50, 100 बिलियन तक, 100 बिलियन तक हमने कंजम्पशन के लिया हुआ है। वाई एक्सिस पे हम नेशनल इनकम ले रहे हैं, 0, 20, 40, 60, 100 बिलियन तक ही हमने नेशनल इनकम ले ली। इन रियलिटी क्या होगा, कोई भी दुनिया का कंट्री हो, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एक आइडियल सिचुएशन समझें। फर्ज करें, जस्ट मैं फर्ज करके कह रहा हूं, इन रियलिटी ऐसा नहीं होगा, रियलिटी अभी हम केन्स के मुताबिक रियलिटी एक्सप्लेन करेंगे। आइडियल सिचुएशन या आप कह लें 100% एक्चुअल आइडियल पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि लेट अज्यूम हम कहें कि हमारी पब्लिक जितना पैसा कमाती है एग्जैक्ट उतना ही खर्च कर देती है, कोई सेविंग नहीं है जी, 1 रुपए की भी सेविंग नहीं है पूरे कंट्री में। इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका मतलब यह है कि हमारी फिर जो इनकम और कंजम्पशन है वो आपस में बराबर हो गई। हम 10 अरब कमाएंगे 10 खर्च कर देंगे, 100 अरब कमाएंगे 100 खर्च कर देंगे, 50 अरब कमाएंगे 50 खर्च कर देंगे। अगर ये आइडियल सिचुएशन हो, या इसको केन्स अपनी जुबान में कहता है प्लान्ड स्पेंडिंग, वर्ड नोट करें, प्लान्ड स्पेंडिंग। केन्स कहता है अगर इनकम और कंजम्पशन की प्लानिंग 100% आपस में इक्वल हो जाए, हकीकत में हालांकि नहीं होती, तो फिर हमारे ग्राफ में 45 डिग्री लाइन बन सकती है। 45 डिग्री लाइन का मतलब क्या है, ये एक्चुअली ये ग्राफ के बिल्कुल सेंटर में आ गई। आपको पता है टोटल ग्राफ 90 डिग्री का होता है, तो ये आपके सेंटर में आ गई 45 डिग्री लाइन, एग्जैक्टली 45 पे, यानी इनकम और कंजम्पशन बिल्कुल आपस में बराबर चलते जा रहे हैं। अगर इनकम 40 बिलियन है, कंजम्पशन भी 40 है, अगर इनकम 100 बिलियन है, कंजम्पशन भी 100 है, इनकम 10 बिलियन कर दे, कंजम्पशन भी 10 है। इसके लिए केन्स वर्ड यूज करता है प्लान्ड स्पेंडिंग का ग्राफ, या ऐसा ग्राफ जो इनकम और कंजम्पशन को आपस में इक्वल कर देगा। लेकिन केन्स कहता है जी इन रियलिटी तो ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सबसे पहला आर्ग्यूमेंट उसका, अगर हमारी नेशनल इनकम 0 है और हम 0 ही कंज्यूम कर रहे हैं, इस ग्राफ का तो मतलब यही है कि हमारी नेशनल इनकम 0 है तो कंजम्पशन भी 0 होगी, दोनों इक्वल है। तो 0 कंजम्पशन का तो मतलब है 22 करोड़ लोग तो 4 दिन में मर जाएंगे, 6 दिन में जो है, यानी मिनिमम स्पेंडिंग लाजमी है, केन्स कहता है। इसका मतलब है कि ये जो कंजम्पशन का ग्राफ है अकॉर्डिंग टू केन्स, वो कहता है जी ये 0 से शुरू नहीं हो सकता। इनकम 0 हो सकती है, कंजम्पशन 0 नहीं हो सकती। ओके, ऐसा अगर होगा तो केन्स ये कहता है कि कंजम्पशन का ग्राफ कुछ ऊपर से शुरू होगा वाई एक्सिस के, वो 10 बिलियन से शुरू कर लें, 20 से कर लें, 30 से कर लें, 50 से, 60 से, 70 से। इस पॉइंट को आपको पता है मैथमेटिकली क्या कहा जाता है, इंटरसेप्ट पॉइंट, जहां से ग्राफ शुरू हो रहा है वाई एक्सिस को या एक्स एक्सिस को टच करता है, इंटरसेप्ट। केन्स के नजदीक इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे होगा, 0 पे नहीं हो सकता ओरिजिन पे, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन लाजमी है। ऑटोनोमस कंजम्पशन के फैक्टर क्या क्या हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। जनरली हम एक सिंपल फैक्टर ले लेते हैं, ये कंट्री की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है जी। मसलन 22 करोड़ लोग हैं तो उनकी बेसिक नीड्स कुछ और होंगी। एक छोटा सा कंट्री है 50 लाख लोगों का, उनकी बेसिक नीड्स कुछ और होंगी, उनका ग्राफ शायद 10 बिलियन से ही शुरू हो जाए। तो एक बहुत बड़ा कंट्री है चाइना या इंडिया की तरह, 1 अरब से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो उनका इंटरसेप्ट शायद कहीं 60 बिलियन पे, 70 या 100 बिलियन पे जाके आए। तो हम एक फैक्टर ले लेते हैं, वैसे तो और भी बहुत से फैक्टर हैं, लेकिन हम कहते हैं डायरेक्ट फैक्टर पॉपुलेशन साइज, ये इंटरसेप्ट का ऑटोनोमस कंजम्पशन का सबसे मेन फैक्टर है कि पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है ना, कि कम से कम सर्वाइवल के लिए इनको कितना जो है वो स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर लेते हैं जी पाकिस्तान का इंटरसेप्ट या पाकिस्तान की ऑटोनोमस कंजम्पशन इस एग्जांपल के मुताबिक 30 बिलियन है, यानी 22 करोड़ लोगों को कम से कम सरवाइव करने के लिए 30 अरब रुपया तो लाजमी खर्च करना पड़ेगा। यहां से हमारा कंजम्पशन फंक्शन स्टार्ट होगा, जो एक्चुअल कंजम्पशन फंक्शन है, हकीकी कंजम्पशन फंक्शन, वो 0 से नहीं शुरू होगा। ओके,
इसके बाद केन्स कहता है कि क्या हमारी इकोनॉमी हमेशा 30 बिलियन ही स्पेंड करती रहेगी? हमारी इनकम फिलहाल तो चलो जीरो थी तो हम 30 बिलियन स्पेंड कर रहे थे, तो जब हमारी इनकम, नेशनल इनकम 10, 20, 30, 40 बिलियन होगी तो क्या हम हमेशा 30 बिलियन ही स्पेंड करते रहेंगे? नहीं। केन्स कहता है जी कि जब इनकम क्रिएट होगी तो उस इनकम में से भी कुछ ना कुछ खर्च किया जाएगा। यानी नतीजा क्या निकलेगा? लाइन या ग्राफ इस 30 बिलियन से शुरू होगा, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी कंजम्पशन भी बढ़ती चली जाएगी। और इन दोनों डॉट्स को, पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइन कर दें तो ये जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, केन्स कहते हैं जी ये है एक्चुअल स्पेंडिंग या कंजम्पशन का ग्राफ। दुनिया की हर इकोनॉमी का ये फर्क होगा। मसलन पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है तो शायद ये यहां से ग्राफ शुरू हो। हम अमेरिका की एग्जांपल ले लें, शायद वहां की आबादी 40-45 करोड़ के करीब है, उनका ग्राफ शायद यहाँ 50 से शुरू हो और इस तरह से जा रहा होगा। अगेन स्ट्रक्चर वही है कि वहां पे ऑटोनोमस कंजम्पशन है 50 बिलियन, प्लस उसके साथ क्या है जी, बी वाई। जैसे जैसे अमेरिका की इनकम बढ़ती जा रही है वो अपनी कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं। ये पाकिस्तान का ग्राफ है। आप कोई छोटा कंट्री ले लें, एनी अदर कंट्री जिसकी पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल 10 करोड़ है, शायद उसका ग्राफ इस तरह से हो, 10 से शुरू हो रहा है, वही पैटर्न है। ऑटोनोमस कंजम्पशन ए 10 बिलियन प्लस बी वाई, जैसे जैसे उनकी नेशनल इनकम बढ़ती जा रही है उनकी भी कंजम्पशन राइज होती जा रही है। तो दिस इज द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू केन्स। एक्चुअल कंजम्पशन का इंटरसेप्ट जीरो पे नहीं हो सकता, यानी कुछ ना कुछ ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो मस्ट है। और उससे आगे ग्राफ किस तरह का होगा? पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, अब यहां पे देखें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसकी एक्सप्लेनेशन में आपने लिखना है। 3 सेंटेंसेस हैं। विच स्टेट विच पोजीशन इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। इन तमाम पॉइंट्स में से इक्विलिब्रियम पॉइंट हम किस चीज को कहते हैं? दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। केन्स के मुताबिक क्या हमारी इनकम और कंजम्पशन किसी पॉइंट पे स्टेबल रह सकती है? तो केन्स कहता है इस ग्राफ के मुताबिक स्टेबिलिटी का पॉइंट सिर्फ एक है, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ 60 बिलियन, कि जब हमारी इनकम और कंजम्पशन 60 बिलियन होंगे, इनकम भी और कंजम्पशन भी, तो ये मोस्ट स्टेबल पॉइंट है। हमारी इकोनॉमी अगर लॉन्ग रन में ज्यादा अरसे तक कहीं रुक सकती है तो इस पॉइंट पे रुक सकती है, ना इससे पीछे इस पूरे रीजन में कहीं इकोनॉमी स्टॉप हो सकती है, चलती ही रहेगी, मूव करती रहेगी। क्यों करती है अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। ना केन्स कहता है कि हमारी इकोनॉमी इस हिस्से में आगे जाके कहीं ज्यादा अरसे तक स्टे कर सकती है, उसने वापस इसी पॉइंट पे आना है। अकॉर्डिंग टू केन्स, ना हम इस इक्विलिब्रियम से आगे ज्यादा अरसा रह सकते हैं, ना हम इस इक्विलिब्रियम से पीछे ज्यादा अरसा रह सकते हैं। हमने इक्विलिब्रियम की तरफ ही मूव करना है। अब इस बात को और लॉजिक को जरा समझिए, केन्स ऐसा क्यों कहता है। देखें सिचुएशन क्या है। अगर आप इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे देखें तो व्हाट इज आवर नेशनल इनकम 60 बिलियन, व्हाट इज आवर कंजम्पशन 60। फिलहाल देखें, अगेन हमारी इक्वेशन थी कंप्लीट CIGX - M। फिलहाल हमने इग्नोर कर दिया, हम कह रहे हैं जी बाकी तीनों फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करते, हम सिर्फ कंजम्पशन की डिटेल समझ रहे हैं। ओके, बाकी तीनों फैक्टर हमने रिमूव कर दिए, सिर्फ कंजम्पशन है। इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं जी टोटल डिमांड ही कंजम्पशन है। वैसे तो टोटल डिमांड चारों फैक्टर को मिला के बनती है, लेकिन करंटली वी आर सेइंग कि टोटल डिमांड सिर्फ कंजम्पशन ही है जी। पब्लिक ही प्रोडक्ट खरीदती है बाजार से और वो इस्तेमाल करती है। अब केन्स कहता है कि आइडियल सिचुएशन, हमारे मुल्क में 60 सीमेंट के बैग्स प्रोड्यूस हों और 60 ही पब्लिक खरीद ले, ये है हमारा इक्विलिब्रियम लेवल। अगर इससे नीचे या इससे ऊपर होंगे तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्यों नहीं है? फॉर एग्जाम्पल वो कहता है लेट एज्यूम हम इक्विलिब्रियम से नीचे किसी पॉइंट पे हैं, जस्ट फॉर ए सेकंड। वो कहता है जी हम इक्विलिब्रियम से नीचे हैं इस पॉइंट पे, हमारी नेशनल इनकम जो है वो 40 बिलियन है, नेशनल इनकम 40 बिलियन, लेकिन इस इनकम पे हम कंज्यूम कितना कर रहे हैं 50 बिलियन। हमारे मुल्क में सीमेंट के 40 बैग्स बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, पब्लिक खरीदना कितना चाहती है 50 बैग्स, प्रोड्यूस कितने हुए 40, पब्लिक खरीदना कितना चाहती है 50। तो टेक्निकली आपके ख्याल में अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो तो फ्यूचर में आउटपुट लेवल, नेशनल इनकम लेवल बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली बढ़ना शुरू कर देगा। प्रोडक्शन 40 बिलियन है, डिमांड 50 बिलियन की है, तो हमारा आउटपुट लेवल, इनकम लेवल इंक्रीज होना शुरू कर देगा। उस वक्त तक इनकम इंक्रीज होती रहेगी जब तक डिमांड एंड सप्लाई या इनकम और कंजम्पशन आपस में बराबर नहीं हो जाते। अब रिवर्स भी समझ लें
केन्स ये कहता है जी कि हम ये जो नेक्स्ट आगे वाला फॉरवर्ड हिस्सा है इसमें भी ज्यादा अरसे तक स्टे नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी ने वापस इक्विलिब्रियम की तरफ ही आना है। ओके, इक्विलिब्रियम की तरफ आने का मतलब वो कहते हैं जी कोई इनकम लेवल ले लें, फॉर एग्जांपल केन्स कहता है जी ये हमारे पास करंट इनकम लेवल है। अब इस सिचुएशन में वो कहता है जी हमारी इनकम कितनी है 80 बिलियन, हम 80 बैग सीमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमारी कंजम्पशन ग्रीन लाइन से देखें पॉइंट आएगा, हमारी कंजम्पशन की लाइन ग्रीन लाइन है हमारे पास, हमारी कंजम्पशन कितनी है 70 बिलियन, हम 80 बैग सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से 70 बैग पब्लिक खरीद के अपने घर बनाने पे लगा देती है, 10 बैग तो इन्वेंट्री में पड़े रह गए हैं। तो अब प्रोड्यूसर अगले साल आउटपुट इंक्रीज करेगा या कम करेगा? साफ जाहिर है उसके तो पहले इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, वो आउटपुट कम कर देगा, हमारी प्रोडक्शन नेशनल इनकम डाउन आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू केन्स, देखें मैं ये 2-3 वर्ड्स लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंटली नोट कर लें। एट इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज इक्वल टू सी, इट इज अ स्टेबल सिचुएशन। बिलो इक्विलिब्रियम, इस पूरे हिस्से में कंजम्पशन इज ग्रेटर देन नेशनल इनकम, कंजम्पशन ज्यादा है, हमारे कंट्री का आउटपुट नेशनल इनकम कम है, इसका मतलब दूसरे लफ्जों में क्या है, हमारा नेशनल इनकम लेवल बढ़ना शुरू कर देगा अनलेस के कंजम्पशन डिमांड के बराबर ना पहुंच जाए। और इस तीसरे हिस्से में हम लिखते हैं वाई इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, इस हिस्से में हमारा आउटपुट ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, हम आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और उसमें से कंज्यूम कम करते हैं, तो फाइनली रिजल्ट क्या निकलेगा, हम वापस उसी नेशनल इनकम पे आ जाएंगे। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आपसे क्वेश्चन 5-6 नंबर का पूछा जा सकता है, व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, उसको ग्राफिकली एक्सप्लेन कर दें, या आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि कंजम्पशन फंक्शन केनेजियन कंजम्पशन फंक्शन जो है उसको एक्सप्लेन कर दे ग्राफिकली। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपसे किए जा सकते हैं। ओके जी, आज के लिए सफिशिएंट है। आपका इसमें कोई डिटर्मिनेंट्स हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो आपका कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, टॉपिक का, तो रेज हैंड कर लें 1 by 1, अदरवाइज फिर हम क्लास जो है वो ऑफ कर लेते हैं। कल इंशाल्लाह डिटर्मिनेंट से जो है वो क्वेश्चन करेंगे। जी जरनील, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? आपकी आवाज ठीक नहीं है बच्चे, दोबारा बोलें जरा। सर आ रही है आवाज? जी बिल्कुल ठीक है, बोले। सर एक बार ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट रिपीट कीजिएगा। अच्छा, अब इसमें देखें सिंपल सेंस वो क्या दे रहा है। इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट में वो कहता है कि जो हमारी ब्लू लाइन है वो एक तरह से इनकम को रिप्रेजेंट करना शुरू हो गई, आइडियल इनकम, कंजम्पशन को नहीं कर रही, और कंजम्पशन हमारी ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है। अब वो कहता है इनकम इन अदर सेंस आप कह लें आउटपुट, यानी ब्लू लाइन हमारी सप्लाई की लाइन बन गई है, एग्रीगेट सप्लाई, और ग्रीन लाइन हमारी कंजम्पशन है, कंजम्पशन डिमांड साइड का फैक्टर है कि कितना उसमें से खरीद के इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो ग्रीन लाइन यानी आप इन दोनों लाइंस का नाम, इसको कंजम्पशन की जगह आप एडी की लाइन भी कह सकते हैं। मैं एक सेकंड यहां पे हाईलाइट कर देता हूं ताकि ओके 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 ये जी, आप जरा ये देखें, मैं फॉर एग्जांपल ये हाईलाइट कर रहा हूं कि आप इस ब्लू लाइन को सप्लाई की लाइन, एग्रीगेट सप्लाई की लाइन कह सकते हैं, और जो आपकी ग्रीन लाइन ये एएस की लाइन कहला सकती है, और ये जो ग्रीन लाइन है ये एडी की लाइन। ओके, अब वो कहता है जी कि अगर हमारी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड आपस में बराबर हो जाए, हम जितना आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं उतना ही हमारी डिमांड हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्विलिब्रियम स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर आप इससे पीछे आ जाएं तो देखें सप्लाई की लाइन ब्लू है वो नीचे आ गई है, और ग्रीन लाइन कंजम्पशन की लाइन ऊपर है, यानी ये एग्रीगेट डिमांड है इस पूरे रीजन में हमारी, और ये एग्रीगेट सप्लाई है। तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि इस पूरे रीजन में एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। हमारे मुल्क में डिमांड ज्यादा है प्रोडक्ट्स को खरीदने की, लेकिन आउटपुट कम प्रोड्यूस होता है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, फ्यूचर में प्रोड्यूसर इनकरेज होगा कि अभी तो खरीदने वाले लोग मौजूद हैं, दे विल इंक्रीज प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब क्या है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी और इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। इससे अगले हिस्से में देखें, अब हमारी ब्लू लाइन ऊपर चली गई है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम रह गई है। इफ एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, हम 100 गाड़ियां बना लेते हैं, सिर्फ 80 बिकती हैं, बाकी 20 तो इन्वेंट्री में पड़ी रह गई, तो व्हाट प्रोड्यूसर विल डू, अगले साल वो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा या कम, ऑटोमेटिकली उसने कम करना है। तो कम प्रोडक्शन का मतलब नेशनल इनकम दोबारा कम होना शुरू हो जाएगी।
जी जी सर क्लियर है। हमजा, Thank you. आपका क्या क्वेश्चन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो इस फ्राइडे का टेस्ट कौन सा है, किस चैप्टर का चैप्टर है? नंबर 5, पहले आपका चैप्टर नंबर 5 का होगा और उससे अगले फ्राइडे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 का होगा। ओके सर। हाँ, बेहतरीन तरीके से उसे तैयार करें, आज से ही शुरू कर दें। थोड़ा सा बाकी चैप्टर्स के मुकाबले में जरा लेंथी है और इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट गारंटीड है कि चैप्टर नंबर 5 में से 12-14 नंबर टोटल आने होते हैं। एक 10 नंबर का 12 का पूरा क्वेश्चन, 2-3 MCQs, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। जी सर लास्ट टाइम कुरतुलैन, 18 नंबर का है। आपका क्या क्वेश्चन है भाई? जी बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये ऑटोनोमियस स्पेंडिंग का जरा दोबारा बता दें। ऑटोनोमस स्पेंडिंग का मतलब है दैट स्पेंडिंग विच डज नॉट डिपेंड और डू नॉट डिपेंड ऑन इनकम लेवल। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर हमारी नेशनल इनकम फर्ज कर लें 0 भी है, 22 करोड़ आबादी, हम 1 रुपया इनकम जनरेट नहीं करते, सारा कंट्री ही अनएम्प्लॉयड फिर रहा है, अल्लाह ना करे ऐसे हो, लेकिन लेट अज्यूम 22 करोड़ पॉपुलेशन पूरी की पूरी अनएम्प्लॉयड है। इवन देन इन लोगों को कम से कम जिंदा रहने के लिए कम से कम अपनी खुराक पे, कपड़ों पे, रिहाइश पे, मेडिसिन पे कोई ना कोई मिनिमम स्पेंडिंग तो करनी पड़ेगी ना। कि सारा मुल्क 22 करोड़ लोग सिर्फ एक टाइम ही खाना खाता है, फिर भी 50, 60, 100 अरब रुपया तो खर्च करेंगे ये साल में। तो वो अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग जो इनकम पे डिपेंड ना करे उसको कहते हैं जी ऑटोनोमस। यानी टोटल कंजम्पशन में एक हिस्सा केन्स के मुताबिक वो होता है कि इनकम 0 भी कर दी जाए, ये तो पैसा कंज्यूम होना ही होना है। देन वो कहता है जी कि फिर इससे आगे स्पेंडिंग जाएगी या नहीं जाएगी, वो कहता है बाकी हिस्सा डिपेंड करता है इनकम पे, उस हिस्से को वो कहता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। यानी वो कहता है इस साल अगर हमारे मुल्क में टोटल 20,000 स्पेंडिंग हुई तो उस 20,000 में से 2, 3 या 4,000 होगा ऑटोनोमस स्पेंडिंग, वो तो होनी ही थी, लेकिन बाकी 16,000 बिलियन कहां से आया है? लोगों ने इनकम जनरेट किया, उसमें से पैसा खर्च किया है। लोग 0 इनकम जनरेट करते तो वो 16 खत्म हो जाना था, सिर्फ 4,000 बिलियन स्पेंडिंग ही रह जानी थी। जी मोहम्मद अली, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? ओके जी, देन सफिशिएंट है आज के लिए इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके। जी उसामा, आपका क्या क्वेश्चन है? सर कंजम्पशन लाइन, ये एग्रीगेट डिमांड लाइन कैसे हो सकती है? वो तो नेगेटिव स्लोप नहीं होती? ओहो बच्चे, नेगेटिव स्लोप प्राइस और आउटपुट में बनाए तो नेगेटिव होती है। दोनों तरफ वेरिएबल तो देखें, एक तरफ हमारा कंजम्पशन है वेरिएबल और एक तरफ इनकम है। वेरिएबल पे डिपेंड करता है लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, वो तो परमानेंट थोड़ी है कि डिमांड की लाइन हमेशा ही नेगेटिव होगी। प्राइस और आउटपुट में बनाए कि प्राइस लेवल का और आउटपुट का रिलेशन क्या है, तो वो तो नेगेटिव है। जितना प्राइस लेवल बढ़ेगा लोग कम डिमांड क्रिएट करेंगे। लेकिन जब हम दोनों देखें ना, अब असल में हमने क्या किया है, हमने डिमांड को ही 2 हिस्सों में कर लिया है ना, कि हमारी टोटल इनकम इतनी है जी और उसमें से कितना हम खर्च करते हैं। तो इनकम में से कितना खर्च करते हैं, इनका रिलेशन तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। मेरी ज्यादा इनकम होगी मैं ज्यादा खर्च करूंगा, कम इनकम होगी तो कम खर्च करूंगा। ओके जी, काफी है आज के लिए, बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो आज के टॉपिक का तो कल हम क्वेश्चन लेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।